इसलिए। देव दिवाली भी है ना सर, जी इस वजह जी से। जी, देव दिवाली भी है, तो इस वजह से आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो ठीक है, बेबल योजना के बाद हम लोग आते हैं शिमला समझौता के उपरांत आपकी कैबिनेट मिशन, जो 1946 की एक प्रमुख घटना होती है कैबिनेट मिशन की। और देखिए अब हमें क्या है, कैबिनेट मिशन पढ़ना है। उसके पहले जो है एक हमारे यहाँ नौसेना का विद्रोह हुआ था फरवरी 1946, 18 फरवरी की बात है, उसको देखना है। फिर कैबिनेट मिशन मार्च में आता है, 22-23 मार्च को, उसके विषय में अध्ययन करनी है। और फिर कैबिनेट मिशन के बाद किस तरीके से हमारे अंतरिम सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा किस तरीके से निर्मित हुई, ठीक है, इसके विषय में हम लोग को अध्ययन करना है। ये 1946 की घटना है। फिर 1947 में आपको 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहा कि हम जून 48 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उसके पहले ही परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई कि हमको मतलब स्वतंत्रता उसके पहले ही प्राप्त हुई। और उस दौरान मार्च में माउंटबेटन योजना आई कि भारत का विभाजन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। ये प्रमुख पॉइंट विषय है, मुद्दे हैं, जहां हम लोग अभी इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 1945 में बेबल योजना हो गई थी, ठीक है। बेबल योजना के बाद जो प्लान उनका आया था, उस पर जो चर्चाएं हुई थी, वो चर्चाओं के दौरान शिमला समझौता, और वो भी असफल हो गया था। इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अब 1945 से लेकर, ठीक है, 1945 की ममता जी, शुभम जी, आप लोग थोड़ा सा 9 बजे के आसपास जुड़ जाया करें, कनेक्ट हो जाया करें, ठीक है। हाँ, खुश रहिए। इसलिए कि थोड़ा सा ना बार बार मुझे लिंक को जब आप वहाँ सेंड करते हैं तो मुझे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग 9 बजे के आसपास 1 मिनट शेष रहे या 9 बजे करेक्ट जुड़ जाया करिए, तो उससे हमको बीच में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले लेक्चर में हमने बेबल योजना तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज जो प्रमुख विषय है, ठीक है, उसमें एक नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की स्थापना, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का निर्माण, माउंटबेटन योजना और भारत की स्वतंत्रता, ठीक है। ये प्रमुख मुद्दे आज हैं, ये प्रमुख विषय आज के हैं, ठीक है। तो 45 में बेबल योजना समाप्त हो गई, उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया, ठीक है। और उसके बाद पहला जो क्रम 46 में 1946 में शुरू होता है, 1946 उसमें फरवरी में एक घटना घटित होती है, 18 फरवरी 1946 को, 46 को। यह घटना है नौसेना का विद्रोह, नौसेना का देखिए ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, यहाँ की सरकार के द्वारा एक रॉयल इंडियन नेवी का गठन किया गया था। उसमें भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक दोनों लोग शामिल थे। उस सैनिक में भेदभाव जबरदस्त था। जबरदस्त भेदभाव किस मुद्दे पर था? एक तो जातिवादी भावना भी थी, दूसरे वेतन को लेकर भेद था, तीसरा जो भेदभाव था वो उनके खाने जो दिए जाते थे उसमें भी भेद किया जाता था, अच्छा खाना और बुरा खाना, ठीक है। अच्छे खाने जो ब्रिटिश सैनिक रहते थे उनको प्रदान किए जाते थे, जो भारतीय सैनिक थे उनके अच्छे खाने नहीं दिए जाते थे, ठीक है। और चारित्रिक टिप्पणी भी उस नौसेना में की जाती थी। इस मुद्दों को लेकर 18 फरवरी को जो रॉयल इंडियन नेवी थी, ठीक है, उसमें एक प्रशिक्षण जहाज था, उसी पे कुछ सैनिक प्रशिक्षण ले रहे थे। उस प्रशिक्षण जहाज का नाम था SMIS, ठीक, तलवार,
लोग को अगर जो है ये नाम पूरा ना याद हो तो सिर्फ तलवार नाम से ही आप याद रख लीजिएगा कि SMIS तलवार, ठीक है। इस पर एक जो सैनिक कार्य कर रहे थे उन्होंने 18 फरवरी को विद्रोह कर लिया और विद्रोह करने के बाद उस जो दीवार थी जहाज की उस पे उन्होंने भारत छोड़ो का नारा लिखा, ठीक है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, ठीक है। और उसके जो प्रमुख व्यक्ति था उसका नाम था वीसी दत्त, नाविक का नाम था वीसी, ठीक है। इसने विद्रोह की शुरुआत की थी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह विद्रोह मुंबई में हुआ था। विद्रोह की आंच धीरे धीरे फैल गई, धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से फैली, और यह विद्रोह मुंबई के स्थान पर, मुंबई के साथ साथ आपके मद्रास नौसैनिक में, कलकत्ता के नौसैनिक, ठीक, इन सब के बीच भी यह विद्रोह फैल गया था। इस विद्रोह में करीब 78 जो जहाज थी सेना की उसने भाग लिया था। 20 ऐसे कोस्ट थे जो आपके जो नौसेना थी उसकी जो आप कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे के जो स्थान थे जहाँ पे वो लोग कार्य करते थे वहाँ भी, और इसके साथ साथ इसकी सुगबुगाहट थल सेना और आपकी वायुसेना में भी फैल गई थी, ठीक है। इससे ब्रिटिश सरकार काफ़ी घबरा गई और ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, ठीक है। जनरल लोखार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई इंग्लैंड से और उसको ये आदेश दिया गया कि किसी भी तरीके से इस सैनिकों का इस विद्रोह को असफल किया जाए और इसकी चाहे जो भी मूल्य हमको चुकानी पड़े, ठीक है। लोखार्ड के नेतृत्व में भेजी गई। तत्कालीन भारतीय नेताओं ने स्थिति को समझते हुए, ठीक है, अच्छा, वहां पर एक जो है MS खान नामक व्यक्ति ने, MS खान नामक व्यक्ति ने नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का इसका गठन कर लिया था, ठीक है। किसने किया था? MS खान ने। विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? वीसी दत्त ने की थी। मुद्दा क्या था? एक तो अच्छा भोजन ना मिलना, कम वेतन प्राप्त करना, भेदभाव लेना होना और चारित्रिक टिप्पणी करना, ये प्रमुख मुद्दे थे। वीसी दत्त ने किया था, किस पे किया था? SMIS तलवार पे किया था। विद्रोह कहाँ कहाँ फैल गया? कलकत्ता, मद्रास, पेशावर, कई जगह पे भी ये विद्रोह फैल गया था। 78 जहाज़ों ने भाग लिया, 20 और केंद्रों ने भाग लिया, जो नौसैनिक केंद्र थे वहाँ पे भाग लिया। करीब 20,000 के आसपास सिपाहियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अब इसमें एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? MS खान ने किया था। लेकिन स्थिति को देखते हुए उसने, वहां की सरकार ने लोखार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी इसको दबाने के लिए, लोखार्ड, ठीक। लेकिन यहाँ के नेता और खासकर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उन्होंने नाविकों को समझाया और यह हड़ताल जो है इन्होंने 23 फरवरी को समाप्त करवा दी। ब्रिटिश नौसैनिकों ने हथियार अपने डाल दिए और उन्होंने कहा कि हम यह समर्पण आप लोगों के सामने कर रहे हैं, न कि ब्रिटिश लोगों के सामने, ठीक है। यह हड़ताल यहीं पर समाप्त हो गई। इसमें आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि किस जहाज पर हड़ताल हुआ, किस डेट को हुआ, खासकर डेट पूछा जाता है, डेट कई बार पूछा जा चुका, 18 फरवरी 1946 को, ठीक है। और फिर 5 दिन बाद, ठीक है, 23 फरवरी 1946 को हड़ताल समाप्त की गई। इसमें 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखिएगा, एक वीसी दत्त और MS खान का, ठीक है। और किसके सामने समर्पण किया था? भारतीय नेताओं के सामने विद्रोही लोगों ने समर्पण कर दिया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भारतीय नेता कौन थे? इसमें प्रयास किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का और मोहम्मद अली जिन्ना का था, ठीक।
अब इसके बाद फरवरी 46 की इस घटना के बाद उस समय पैथिक लॉरेंस जो है भारत के सचिव थे और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो चुका था। और समाप्त होने के बाद 46 में यहाँ पर चुनाव हुआ। ठीक है, जब चुनाव होता है तो करीब 1585 सीटों में से, टोटल सीट कितनी थी 1585, इसमें 923 सीट कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, और करीब 425 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी। 425 सीट मुस्लिम लीग। चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था 46 में। ठीक है, इसके पहले का जो चुनाव था 1937 का चुनाव, उसमें मुस्लिम लीग ने 109 सीट प्राप्त की थी। मुस्लिम लीग 1937 में 109। अब यहाँ क्या हुआ, 125 सीट प्राप्त कर ली। 125 सीट प्राप्त करने का मतलब मुस्लिम लीग को लगा कि मेरी ताकत बढ़ रही है। ठीक है, और इसके बाद भारतीय समस्याओं की, जो राजनीतिक समस्या थी, उसकी समाधान के लिए, ठीक है, अब भारत में स्वतंत्रता जो आगे मिलने की संभावना दिख रही थी, उसकी व्यवस्था करने के लिए, अंतरिम व्यवस्था करने के लिए क्या भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। कैबिनेट मिशन में वही 3 सदस्य शामिल थे जो क्रिप्स मिशन में थे। लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या था कि क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, यहां अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। सर इससे पहले बेबल योजना भी शायद आई थी। बेबल जी, बेबल योजना कब आई थी सर? 1945। अच्छा, इसके पहले 46 से पहले आई थी ना? हाँ, अरे 1945 मार्च में, बेबल 1943 में जो है भारत के वायसराय बनाए जाते हैं। ठीक है, और चूंकि उस समय युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो मई में इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। ठीक, और ये योजना 14 मई को प्रस्तुत की थी, सॉरी मई नहीं, जून में। ठीक है, 14 जून को, और 25 जून को शिमला का समझौता हुआ था। ठीक, समझौता नहीं था, शिमला का सम्मेलन था, और उसमें बेबल योजना फिर फेल हो जाती है। जी सर। आया समझ में? जी सर। बेबल योजना क्या था? बेबल योजना ये था कि युद्ध के दौरान वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। उस कार्यकारिणी में आपके वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर शेष पद भारतीयों को दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट था कि वैदेशिक मामले, रक्षा मामले, ठीक है, और जो जनजातीय मामले थे, इनको सिर्फ वायसराय के पास रहेगा और शेष कार्य जो है वो भारतीयों को प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, कार्यकारिणी में सवर्ण हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, ये मेन मुद्दा था। और जब शिमला का समझौता किया गया था, शिमला का सम्मेलन बुलाया गया इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमान इस कार्यकारिणी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ हमें है, मुसलमान सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। हम ही एकमात्र ऐसे दल हैं जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, और इस मुद्दे पर ये अबुल कलाम आजाद को शामिल करवाना चाहते थे कार्यकारिणी में। ठीक है, लेकिन वो जो है इस मुद्दे पर शिमला सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, जी सर, जी चलिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जैसे कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में सदस्य जो थे, पहला पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक, इसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स एक सदस्य ये थे, और
एवी अलेक्जेंडर एक सदस्य ये थे। ये देखिए, यही तीनों सदस्य आपके क्रिप्स मिशन में भी थे, लेकिन वहां क्रिप्स अध्यक्ष थे और यहाँ पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यह कैबिनेट मिशन आपके 22-23 मार्च 1946 को आया। ठीक, इसने अपनी जो योजनाएं पेश की थी, प्रीलिम्स में भी आने की संभावना तो नहीं है कि प्री में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे, बस आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा मिशन कब गठित हुआ, कब आया। ठीक है, यही आपको पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको बगैर जाने भारतीय इतिहास, ठीक है, या राष्ट्रीय आंदोलन को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। अब कैबिनेट मिशन में कौन कौन सी शर्तें थी, कौन कौन सी बातें थी, आप इसको नोट करते जाइएगा। बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा है? जी सर। चलिए, 22-23 मार्च को आया कैबिनेट मिशन। इसने क्या कहा कि देखिए, उस समय भारत में एक, जो ना जानते हो, जो जानते हो तो कोई बात नहीं, जो ना जानते हो तो क्या हुआ कि पूरे भारत पर, ऐसा नहीं कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, अधिकार जहां जहां था उसको ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा जाता था, और जहां उनका आधिपत्य सिर्फ स्वीकार करते थे उसको देशी रियासत कहा जाता था, देशी रियासत। ठीक है, यानी कि भारत जो है वो किससे मिलकर बना था? भारत, ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासत, ये मिलकर टोटल भारत था। यानी कि देशी रियासत में जो उस समय के शासक थे वो अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, लेकिन आधिपत्य सिर्फ स्वीकार करते थे ब्रिटिशर सरकार। ठीक है, उसने कहा कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनेगा। क्या बनेगा? एक संघ बनेगा। ठीक है, एक संघ का निर्माण होगा जिसपे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र और देशी रियासत दोनों शामिल होंगे। ठीक है, पहला ये प्रमुख बात ये, संघ के पास, ठीक है, संघ के पास मामले क्या होंगे? संघ के पास जो विषय होंगे, ठीक है, एक तो वैदेशिक मामले, वैदेशिक यानी कि विदेश विभाग, दूसरा मामला इनका आपके रक्षा, और तीसरा जो विषय है संचार और यातायात। यही 3 मामले किसको सौंपे जाएंगे? संघ को। ठीक है, जो संघ निर्मित होगा। और शेष जो है वो किसको सौंपा जाएगा? प्रांतों को और देशी रियासतों को। ठीक है, अब इस मामले के अलावा जितने भी जो विषय हैं और जो विषय का उल्लेख नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में विषयों का जो विभाजन होता है वो एक संघ के विषय, एक प्रांत के विषय, लेकिन जिन विषयों का उल्लेख संविधान में नहीं है उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता था। ठीक है, और वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी? अब ये तो 3 मामले, वैदेशिक, रक्षा, संचार, किसके पास रहेंगे? संघ के मामले। ठीक है, प्रांतों की अपनी विधानसभा प्लस कार्यकारिणी होगी। कार्यकारिणी यानी कि जिस तरीके से संघ का एक कार्यकारिणी होगी उसी तरीके से प्रांतों की कार्यकारिणी होगी, अपनी विधान सभा होगी, और समस्त इन विषयों को छोड़कर समस्त विषय, समस्त प्लस अवशिष्ट विषय, ये किसके पास रहेंगे? ये प्रांतों के पास रहेंगे। इसी तरीके से रियासतों के पास, जो देशी रियासतों के पास है उनके पास भी रहेंगे। ठीक है, ये दोनों विषय इस तरीके से रहेंगे। इसके बाद
इन्होंने कहा कि समस्त प्रांतों को 3 वर्गों में विभक्त किया था। ठीक है, भारत के उस समय जो प्रांत थे उनको 3 भागों में बांटा गया था। एक क श्रेणी के प्रांत, दूसरे ख श्रेणी के प्रांत और तीसरे ग श्रेणी के प्रांत। क श्रेणी के जो प्रांत थे, क श्रेणी यानी कि प्रांत का विभाजन कितने भागों में? 3 भागों में। क श्रेणी के प्रांत में कौन कौन था? मद्रास था जो हिंदू बाहुल्य थे, बंबई था, ठीक, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ये आपके किस श्रेणी के थे? क श्रेणी के प्रांत थे। ख श्रेणी के प्रांत में कौन कौन थे? जो पश्चिम के प्रांत थे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक, और उसके बाद सिंध और पंजाब। ये कौन से थे? क श्रेणी के, ख श्रेणी के प्रांत। और ग श्रेणी में प्रांत कौन कौन थे? बंगाल और असम। ठीक, इस तरीके से इन्होंने प्रांतों का विभाजन किया था। ये भी मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे, ये भी मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे, या हिंदू बाहुल्य प्रांत थे। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के और अन्य जो थे विशेष श्रेणी के लोग, विशेष समुदाय हित के लोग जो थे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी कि उनको किसी प्रकार की व्यवस्था, मतलब उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। ये आपके कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि जो विधानसभा होगी, ठीक है, विधानसभा का जो चुनाव होगा, उन चुनाव में प्रांतों की जनसंख्या, विधानसभा नहीं, संविधान सभा का चुनाव, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वो जनसंख्या का क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा, देखिए इसमें मुख्यतः जो 4 चीजों पर निर्णय लेने के लिए ये कैबिनेट मिशन अपनी योजना में शामिल किया था। एक तो ये किया था कि संविधान सभा के गठन कैसे होगा, दूसरा ये किया था कि अंतरिम सरकार कैसे बनेगी, तीसरा ये किया था कि भारतीय और ब्रिटिश के बीच में संधि क्या रहेगी, ठीक है, और चौथा एक दीर्घकालीन इनका प्रस्ताव था कि किस तरीके से हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। ठीक है, मतलब आगे जब स्थिति आएगी इनको स्वशासन प्रदान करेंगे। ठीक है, तो पहला इन्होंने संविधान सभा के गठन के लिए क्या किया कि प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे, किसके लिए? संविधान सभा के लिए, संविधान सभा। और वो जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है कि कितनी जनसंख्या पर कैबिनेट मिशन ने प्रतिनिधि की बात कही थी। ठीक है, तो वो 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि की बात कही थी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें 40 अंतरिम सरकार, इसमें 40% लोग किसके रहेंगे? कांग्रेस के, 40% लोग लीग के रहेंगे, मुस्लिम लीग, और 20% लोग अन्य दलों के रहेंगे, अन्य लोग रहेंगे। ठीक है, यह अंतरिम सरकार की बात कही गई। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए, ठीक है, एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में, अच्छा, ये हुआ क्या,
ये योजना पेश किया था इन्होंने आपके मार्च में आया था, मई में ये योजना इन्होंने पेश किया था। ठीक है, 5 मई से लेकर 11 मई के बीच इन्होंने बैठकें की थी और उसके बाद 16 मई को यह योजना पेश हुई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी वह 16 मई को पेश की गई थी और पेश करने के बाद काफी हीला हवाली के बाद 6 जून को कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार किया, 6 जून को, और 26 जून को मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया। ठीक है, कहा कि चलो ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश की सबसे उत्तम योजना थी। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से 6 जून को किसने स्वीकार किया था? कांग्रेस ने। 26 जून को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। ठीक है, अब 29 जून को कैबिनेट मिशन वापस चला गया। अब अंतरिम सरकार के गठन की बात आती है। कैबिनेट मिशन वापस कब हुआ? 29 जून को। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा? पहले तो इसको कह दिया कि नहीं, कैबिनेट का जो प्रस्ताव है मुझे मंजूर है। ठीक है, हम इसी हिसाब से एक अंतरिम सरकार का गठन भी करेंगे, संविधान सभा का निर्माण भी करेंगे। ठीक है, हाँ, संविधान सभा में जो सीटों की संख्या कैबिनेट मिशन में बताई थी वो 389 सीट होनी चाहिए संविधान सभा में, और 389 सीट में से 292 सीट किसके रहेंगे? ब्रिटिश भारत प्रांत के। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितनी सीट होनी चाहिए? 389। मतलब उन्होंने संविधान सभा में, कैबिनेट मिशन ने कहा था 292 सीट ब्रिटिश भारतीय प्रांत के होंगे और 93 सीट देसी रियासत के होंगे, और उसके बाद 4 सीट कमिश्नरी क्षेत्रों की। ठीक है, ये चीजें कैबिनेट मिशन में कही गई थी। सहमत हो गई कांग्रेस, मुस्लिम लीग भी सहमत हो गई कि चलिए ठीक है, इसी व्यवस्था को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाएगा। 29 जून को कैबिनेट मिशन चला जाता है। जाने के बाद कांग्रेस ने घोषणा किया कि हम अंतरिम सरकार में नहीं शामिल होंगे। ठीक है, जब कांग्रेस ने घोषणा की जुलाई में घोषणा की कि हम अंतरिम सरकार में नहीं शामिल होंगे, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस के बगैर अंतरिम सरकार बना दी जाए। ठीक है, जिससे तत्कालीन वायसराय सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कांग्रेस को बिना शामिल किए हम किसी भी अंतरिम सरकार का गठन नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब इन्होंने ये कर दिया कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो 27 जुलाई को मुस्लिम लीग भी कह दी, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब यहां थोड़ा डेट अगर आपको क्लियर रहेगी तो बड़ी आसानी से समझ में आपको आएगी। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च, 22-23 मार्च को उसने अपने प्रस्ताव यहाँ पे पेश की। 5 मई से लेकर 11 मई के बीच उसने बैठकें की और फिर उसके बाद जब उसने 16 मई को अपना प्रस्ताव पेश किया, 16 मई के बाद 6 जून को कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया।
26 जून को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिए। जुलाई में कांग्रेस इनकार कर देती कि हम कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग कहती है कि कांग्रेस को शामिल किए बगैर अंतरिम सरकार बनाने का न्योता हमको दिया जाए, ठीक है। लेकिन वायसराय इससे सहमत नहीं होते। जब सहमत नहीं होते तो 27 जुलाई को मुस्लिम लीग कहती है कि हमको कैबिनेट मिशन मंजूर के प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और वह पूर्ण पाकिस्तान की मांग की जो उसकी मांग थी उस पर पुनः चल पड़ती है, ठीक है। और जब ये चल पड़ती है तो 10 अगस्त को, थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, बड़े आसानी से आएगी। 10 अगस्त 1946 की बात हो रही है। 10 अगस्त को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने डिसाइड किया कि हम अंतरिम सरकार में शामिल होंगे, ठीक है। और जब शामिल होने के लिए वो डिसाइड करती है तो वायसराय ने अंतरिम सरकार के लिए वो उनको निमंत्रण भेजते हैं। इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कार्यवाही दिवस किसके लिए? एक अलग राष्ट्र के गठन के लिए, ठीक है। और जब यह दिवस मनाया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, तो पूरे भारत में दंगे भड़क उठते हैं, हर जगह मारपीट और एक अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। 16 अगस्त 1946 ये पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है कि किस डेट को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, तो 16 अगस्त 1946, ठीक है। और जब ये मनाते हैं पूरे भारत में दंगे भड़क उठते हैं, तो उसके बाद यहाँ आप देखिएगा कि अंतरिम सरकार के गठन के लिए वायसराय ने कांग्रेस को आमंत्रित किया, ठीक है। और 1 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का, ठीक है। यह अंतरिम सरकार एक तरीके से औपचारिक रूप से वायसराय की कार्यकारिणी थी, ठीक है। जैसे एक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सहायता से कार्य संपन्न कराते हैं शासन व्यवस्था का, उसी तरीके से वायसराय हमारे यहाँ हेड था, लेकिन वह जो है उसी के अंडर में कार्यकारिणी के रूप में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके सभी सदस्य भारतीय थे, ठीक है, यहाँ के लोग थे। और उन सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, ये नाम जरूर याद रखिएगा सब, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मिलाकर 11 को शामिल कर 12 सदस्य अंतरिम सरकार में थे, यानी कि एक जवाहरलाल नेहरू इसके प्राइम मिनिस्टर थे, उसको उपाध्यक्ष यहाँ पर उपाध्यक्ष उनको पद दिया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अध्यक्ष कौन था? वायसराय था, एक उपाध्यक्ष थे, ठीक। इसके बाद सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, फिर राजगोपालाचारी, अरुणा आशफ अली, ठीक। उसके बाद आपके जगजीवन राम, फिर आपके CH भाभा, मैं यहाँ और नाम लिख देता हूँ इस साइड में, शरत चंद्र बोस,
ठीक है। C.H. भाभा, जगजीवन राम, शरद चंद्र बोस। और उसके बाद है आपके इसमें शामिल होने वालों की संख्या सरफराज अहमद, और सरफराज अहमद के बाद सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर, ठीक है। और कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 लोग और हैं। 2 लोगों में आपके बलदेव सिंह, ठीक है। और एक आपके C.H. भाभा के साथ कौन से खान करके थी, एक नाम अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। आप इतने लोग इस अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? आपके वायसराय थे। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनको गृह विभाग दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को कृषि विभाग दिया गया था, ठीक है। अरोड़ा आशफ अली को रेल विभाग दिया गया था, ठीक। और आपके उद्योग C.H. भाभा को दिया गया था। और इसके बाद, ठीक है, यह 2 सितंबर को हुआ, ठीक। 14 सदस्यीय होनी चाहिए था, 14 सदस्यों की बात उन्होंने की थी कैबिनेट मिशन में, 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार होगा। यह 12 सदस्य यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। इसके बाद 15 अक्टूबर 1943 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए अपना सहमति व्यक्त कर। कब? 15 अक्टूबर 1946। इस अंतरिम सरकार में कौन शामिल हुआ? मुस्लिम लीग, ठीक। जब सहमत व्यक्त कर दी, यह सहमत, ये व्यवस्था या शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपने सदस्यों को शामिल करवाना चाह रही, ठीक है। और 15 अक्टूबर को जो सहमत दी, तो इसमें शामिल कौन हुए? लियाकत अली, दूसरा आई चुंदरीगर, ठीक। और आपके जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। लियाकत अली, आई चुंदरीगर, जोगेंद्र नाथ मंडल, और एक सदस्य और इसमें थे मुस्लिम लीग के जो शामिल हुए थे, लियाकत अली, आई चुंदरीगर, जोगेंद्र नाथ मंडल और एक सदस्य और, इसमें 4 सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है। मैं इस सदस्य का नाम भी अभी दिमाग में आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये शामिल हुए, और शामिल होने के बाद इन्होंने कार्यों में, सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। हाँ, ठीक, एक मिनट, गजानतर अली, ठीक है, ये आपके शामिल हुए। और फिर इसके बाद इसने सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना शुरू हुआ। और जब बाधा उत्पन्न करना शुरू किया, ये अक्टूबर की बात है, तो नवंबर 1946 में इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन भारत सचिव, भारत के वायसराय और जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए, ठीक है। और लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में भी कोई समझौता नहीं हो सका कि कैसे सरकार अच्छे से चलाई जाए, ठीक है। और इस वजह से वह असफल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप जरा सोचिए, 1946 में एक घटना और होती है, फिर 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन,
और जब गठन होता है इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अस्थाई, याद है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 तारीख को। और फिर 11 तारीख को, 11 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और यह संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करती है। पहले कौन बनता था? बना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। यह काम हुआ 1946। अब 1946 में अगर आप एक बारगी निगाह डालें तो 4 घटनाओं पर निगाह आपको पड़नी चाहिए। ठीक है। एक 18 फरवरी नौसेना विद्रोह, दूसरा 22-23 मार्च कैबिनेट मिशन, ठीक, तीसरा 2 सितंबर आपके अंतरिम सरकार का गठन, फिर चौथा आपका 15 अक्टूबर मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई, और फिर 9 दिसंबर संविधान सभा का गठन। ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद आप आते हैं 1947 की घटना पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रशांत जी, जी सर। अंशु पटेल, हमने कहा बात मेरी समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। बस इसी तरीके से आप अपने दिमाग में, अपने जहन में रखे रहें तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना सर्वाधिक न्यून होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं। उसके बाद 1947 आता है। 1947 में में 20 फरवरी, ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। घोषणा कब हुई? 20 फरवरी को। किसने किया था? क्लेमेंट इटली। वो कौन थे? प्रधानमंत्री। कहां पे घोषणा की? हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां देखिए 2 सदन थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक। क्या घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र। ठीक। इसके बाद इटली के ही कार्यकाल में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए जाते हैं। ठीक है। और वायसराय बनने के बाद यह मार्च 1947 में वायसराय, ठीक, और यह 24 मार्च को भारत आते हैं। और भारत आने के बाद तत्कालीन भारत के समस्त दल के लोगों से, जो प्रमुख दल थे उनके नेताओं से युद्ध स्तर पर बात की। ठीक है। गांधी, जिन्ना, पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सबसे इन्होंने मिला, यहाँ के राजनीतिक स्थिति पर सलाह मशविरा किया, और सलाह मशविरा करने के बाद ये चले गए फिर कहाँ? इंग्लैंड 31 मई को। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भारत में अब स्थिति ऐसी है कि भारत का विभाजन ही एक मात्र तरीका है भारत को स्वतंत्र करने का। ठीक है। इसके पहले चूंकि अंतरिम सरकार से सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू इतने उससे परेशान हो गए थे कि सरदार पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे
लेकिन अब मैं विभाजन चाहता हूं। ठीक है, ये सरदार पटेल ने जिन्ना के जो कारनामे थे उससे इतना सब परेशान हो चुके थे, ठीक है, कि जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे अब मैं विभाजन चाहता हूं। और जब विभाजन की बात आई तो माउंटबेटन ने अपनी योजना जब पेश की थी, योजना पेश किया था इन्होंने 3 जून को, ठीक है, 3 जून को योजना पेश किया और 3 जून को ही जब योजना पेश किया तो इन्होंने कांग्रेस ने उसी समय स्वीकार कर लिया। ठीक, 12 जून को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और 14 जून को उसमें भी इसकी पुष्टि की कि ठीक है, इसी तरीके से होना चाहिए। और 14 जून को दिल्ली में कांग्रेस की महासमिति की बैठक होती है और कांग्रेस माउंटबेटन योजना के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेती है। उस बैठक की अध्यक्षता किया था पंत जी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है, कहां पर? दिल्ली में 14 जून को। ठीक है, इन्होंने जो माउंटबेटन ने योजना पेश की थी, योजना 3 जून को पेश, ठीक, कांग्रेस इसी 3 जून को ही योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन कार्य समिति की बैठक 14 जून, कहां पर? दिल्ली में। ठीक, और दिल्ली में जब कार्य समिति की बैठक हुई 14 जून को, तो वहां पर इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 14 जून को। और इस पूरे उसमें 218 लोगों ने, महासमिति के लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस, 218 लोगों ने, जिसमें 61 लोगों ने इसके विरुद्ध मतदान किया था। ठीक है, प्रस्ताव के विरुद्ध, कि भारत का जो विभाजन का प्रस्ताव था उसके विरुद्ध मतदान किया था। इसमें जो मतदान इसके अगेंस्ट किया था उसमें प्रमुख रूप से एक शामिल थी पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। और दूसरे इसमें शामिल थे चौथे राम गिडवानी। चौथे राम गिडवानी। तीसरे शामिल थे इसमें डॉक्टर किचलू, वही किचलू। ठीक है, और चौथे शामिल थे इसमें हफीजुर रहमान। हफीजुर रहमान ये शामिल थे। यानी कि 14 जून को दिल्ली में जो बैठक हुई, गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने कहा था, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि अब हमें राष्ट्र के विभाजन और मौत में से एक को चुनना है। अब हमें मौत और पाकिस्तान में से एक को चुनना है। ठीक है, और हम क्या करना है? एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान को मान ले रहे हैं और जो शेष भारत हमारे साथ है, ठीक है, उसी से हम अपना अगला निर्माण करेंगे। ठीक है, यह किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत ने। 218 लोगों ने भाग लिया, 61 लोगों ने इसके विरुद्ध मतदान किया और जो विरुद्ध मतदान किए थे उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथे राम गिडवानी, डॉक्टर किचलू और हफीजुर रहमान शामिल थे। बहरहाल प्रस्ताव तो पेश हो गया और प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद आपके मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब 3 जुलाई, इसको ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना को पेश किया गया। कहाँ था? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद। ठीक है, भारत स्वाधीनता अधिनियम के नाम से। भारत
स्वाधीनता अधिनियम, ठीक है, कब पेश किया गया? 3 जुलाई को। 15 जुलाई 47 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया। 16 जुलाई 47 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास किया। और 18 जुलाई 47 को सम्राट ने इस पर दस्तखत किए, ठीक है, और यह पारित हो गया। और इस अधिनियम में जो बात कही गई थी कि 15 अगस्त को मध्य रात में भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र को स्वतंत्र किया जाएगा, ठीक है। उन राष्ट्रों में उन्होंने कहा कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और आपके सिंध और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वह किसमें शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और असम का सिलहट जिला, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल, ठीक है, दोनों की विधानसभाओं में 2 अलग अलग 2 भागों में किया जाएगा। एक मुस्लिम बाहुल जिले की प्रतिनिधि शामिल होंगे और एक में हिंदू बाहुल जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोनों लोग अपना मत प्रदान करेंगे, ठीक है। उनमें से अगर कोई एक विभाजन नहीं चाहता है और दूसरा विभाजन चाहेगा तो भी भारत का विभाजन कर दिया जाए, यानी कि उस प्रांत का विभाजन कर दिया जाए। अगर एक विभाजन ना चाहे और दूसरा जो भाग है वो चाहे तो भी विभाजन हो जाएगा, ठीक है। देशी रियासतों के विषय में उन्होंने कहा कि देशी रियासतें जो चाहे वो भारत में मिलना चाहे भारत में मिल सकती हैं, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है, ठीक है। ये मुख्य प्रावधान उनके थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसके बाद 15 अगस्त के बाद कोई भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कोई भी नियम भारत पर आबद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पूरी, और उसमें स्वतंत्रता के स्तर पर जब देखा गया तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 ऐसी रियासतें थी, ठीक है, जो उन्होंने अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी, ठीक है। और शेष रियासतें यानी कि 546 के आसपास रियासतें थी, वो या तो पाकिस्तान में विलय हो गई या तो भारत में विलय। इसमें विलय कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है, वो एक तो सेना भेजकर, ठीक है, और जूनागढ़ में पुलिस की कार्रवाई करके इन्होंने अपने भारत में विलय कर लिया था। जम्मू कश्मीर का मैटर रह गया था और जम्मू कश्मीर का मैटर आज भी चला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो प्रमुख बातें अभी पढ़नी है, एक आपका मैंने छोड़ रखा था क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक, दूसरा साम्यवाद, तीसरा समाजवाद, चौथा सुभाष चंद्र बोस के विषय, ठीक है। इतनी बातें अगर हो जाएंगी तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 लेक्चर में इसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्योंकि साम्यवाद समाजवाद में बहुत ज़्यादा नहीं, केवल गठन की बात है। आपको जो थोड़ा टाइम लगेगा वो क्रांतिकारी आंदोलन में लगेगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग लेक्चर को सुनिए और
आपको प्रभा कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से करवा भी लीजिएगा, ठीक है। और ये लेक्चर से अपने नोट्स को बना लीजिए। मुझे लग रहा है इतना अगर आप तैयार कर ले जाएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में असफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं और फिर देखते हैं कल, सोचेंगे इस हफ्ते आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्ति हो जाए, ठीक है। 2-3 लेक्चर की और बात। चलिए ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।